हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्रो संकल्प सीरीज, जहां पे हम सभी मेजर लॉज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड केसेस के साथ। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं संकल्प सीरीज में, और सब्जेक्ट रहेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए, जो कि ज्यादातर सभी जुडिशियल सर्विसेज के अंदर पूछा जाता है, और इनफैक्ट क्लैट पीजी के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप डे टू डे लिटिगेशन की बात करें, जो लोग लिटिगेशन में है, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उन वकीलों के लिए भी इस एक्ट को समझना बहुत जरूरी है। खास करके जो दीवानी केसेस है, सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, वहां पर एसआरए का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात हो, चाहे डिक्लेरेशन की बात हो, चाहे इंजंक्शन के सूट्स हो, इन सभी के अंदर एसआरए बहुत काम आता है। इसलिए मैंने सोचा ये लाइटर सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी हर एक वो बंदा जो लीगल फ्रेटर्निटी का पार्ट है, सबके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी संकल्प सीरीज इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एसआरए का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। हम लोग जानेंगे क्या क्या तरीके के रिलीफ्स दे रखे हैं, वो रिलीफ्स क्यों दे रखे हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। सो वीडियोस संकल्प सीरीज में डेफिनेटली लंबी होंगी, आई विल बी लिटिल स्लो, और आपको भी पूरी वीडियो ये देखनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे, एंड दिस विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हमें इस वर्ड से ही, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है इस एक्ट में क्या मिलेंगे, हमें रिलीफ्स मिलेंगे। टोटल कितने तरीके के रिलीफ्स होते हैं? टोटल होते हैं 7 तरीके के रिलीफ्स एसआरए के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है या मेंशन्ड है, ठीक है। पर यहां टेबल में देखेंगे तो 8 है। 8 इसलिए मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो, इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ गए, वो जो which cannot change its place. For example, कोई बिल्डिंग इज व्हाट, दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। फोन, मोबाइल फोन इज व्हाट, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन दोनों को क्लब किया हुआ है एसआरए के अंदर। तो अगर आप देखें, ये 1 हो गया, फिर 2 3 4, इस तरीके से टोटल हो गए 7 रिलीफ्स। सो प्री का क्वेश्चन बनता है एसआरए में टोटल कितने रिलीफ्स दे रखे हैं? 7। पर अगर आप समझेंगे इनको एक एक करके, तो टोटल 8 हो जाएंगे, क्योंकि पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोसेस अलग है, और पोजेशन अगर चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका प्रोसेस अलग है। सेक्शंस की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से सेक्शन हो गए? 5 and 6, एक्चुअली 5 and 6 है ये, ठीक है। सेक्शन 5 and 6, सेक्शन 7 and 8 फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 9 till 25 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि सेक्शन 26 में दिया हुआ है। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सेक्शन 27 से 30 में दिया हुआ है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन 31 से 33 में दिया हुआ है। डेक्लेरेशन, जो कि सेक्शन 34 एंड 35 में दिया हुआ है। एंड लास्ट में इंजंक्शन 36 से 42, ठीक है। एक बार फटाफट देख लेते हैं फिर से। इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 and 6, मूवेबल 7 and 8, देन सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक, 9 से 25 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 26 के अंदर आ जाता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 27 से 30 आ जाता है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आया कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 31 से लेकर के 33 तक, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन सेक्शन 34 एंड 35, इंजंक्शन सेक्शन 36 से लेकर के 36 से लेकर के 42 तक। ये सारे रिलीफ्स हैं जो कि एसआरए में प्रोवाइडेड है। अब ये रिलीफ यहां क्यों दे दिए भाई? रिलीफ्स कहां होते हैं? रिलीफ होते हैं, ध्यान से सुनना, रिलीफ होता है सब्सटेंटिव लॉस में। अब सब 2 तरीके के लॉज होते हैं। एक होता है, लॉस को हम ऐसे समझते हैं, लॉ को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जहां पे रिलीफ्स के साथ साथ राइट्स दे रखी हो, राइट्स एंड रिलीफ। मेरी क्या राइट है, और अगर उसकी वॉयलेशन हुई तो मुझे क्या रिलीफ मिलेगा, ये कहां मिलता है? सब्सटेंटिव लॉ में। लेकिन एसआरए एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ है जहां सिर्फ रिलीफ दे रखा है। एसआरए में सिर्फ रिलीफ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर
राइट्स भी दे रखी हैं कि भाई जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं वो बाउंड है उसको परफॉर्म करने के लिए, ये राइट्स हो गई। रिलीफ्स, अगर वायलेशन हुई तो कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसलिए रिलीफ्स एंड राइट्स दोनों दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बन गया, सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन एसआरए एक स्पेशल तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है जहां राइट्स नहीं है, वहां सिर्फ रिलीफ्स दे रखे हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ बोला जाता है। नाउ इसका मतलब ये हुआ यहां पे जितने भी हमने रिलीफ्स देखे, ये जो 8 रिलीफ्स दे रखे हैं, इन 8 रिलीफ को हम किसी सब्सटेंटिव लॉ के साथ में पढ़ते हैं, मतलब अलग से नहीं पढ़ते। एसआरए हमेशा किसी और सब्सटेंटिव लॉ के साथ क्लब होकर के पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां तो सिर्फ रिलीफ्स है ना, राइट्स तो किसी और लॉ में होगी, तो जिस भी लॉ में राइट्स दे रखी है उसके साथ उसको क्लब करो और यहां पे रिलीफ आप क्लेम कर लो एसआरए के अंदर। तो रिलीफ एक हो गया ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, जो ऑर्डिनरी रिलीफ्स है। अगर आपको स्पेशल रिलीफ चाहिए तो आप वो मांगोगे एसआरए के अंदर, ठीक है। सो एसआरए डील्स विद स्पेशल रिलीफ्स, यहां हम इसको बोलते हैं इक्विटेबल रिलीफ्स। अब इक्विटेबल रिलीफ्स क्यों बोला जाता है? एसआरए, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं एसआरए 1963 जो अभी इंडिया में एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि 1963 का है। इससे पहले वाला एसआरए, ओरिजिनल एसआरए था हमारा 1877। थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं फिर वापस आएंगे अपने टॉपिक पे। एसआरए 1877 में बनाया गया था, ठीक है, और ये कैसे बनाया? इंग्लैंड के अंदर इक्विटी कोर्ट्स हुआ करते हैं, इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड, वहां पे बेसिकली क्या है, एक सिविल केस फाइल हुआ, वो आप सिविल कोर्ट में फाइल कर दोगे। सिविल कोर्ट को ऐसा लगा यार यहां पे मैं जो रिलीफ दे रहा हूं ना, ऑर्डिनरी रिलीफ जो दे रहा हूं सिविल लॉ के अंदर, वो कम है, वो एडिक्वेट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो फिर वो वही जज, सिविल कोर्ट का जज, इक्विटी कोर्ट्स में वो केस को आगे ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल कोर्ट का जज हूं इंग्लैंड में, मेरे पास कोई केस आया, सिविल केस है, जहां पे मैं सिविल लॉ लगा करके उनको रिलीफ देना चाहता हूं, पर जब रिलीफ दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं जो ये रिलीफ दे रहा हूं ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस केस को इक्विटी कोर्ट्स के पास भेज दूंगा, मैं कहूंगा सर आप डिसाइड करिए। तो इक्विटी कोर्ट्स पे वो केस चला गया। अब इक्विटी कोर्ट उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, अब ये अनकोडिफाइड है। इक्विटी मतलब क्या होता है? टू डू गुड, कुछ भी अच्छा करना। इक्विटी मतलब मुझे जो लगेगा मैं वैसा करूंगा, मुझे लगता है इसको ये मिलना चाहिए तो ये दे दूंगा, मुझे मिलता है ये मिलना चाहिए तो ये दे दूंगा। मतलब इसके अंदर मैं कहीं लीगल प्रिंसिपल से बाउंड नहीं हूं, बस मैं इक्विटेबल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे अच्छा करने के लिए, कंप्लीट रिलीफ, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मैं एक्स्ट्रा रिलीफ ग्रांट कर दूंगा। तो जो इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट्स रिलीफ ग्रांट करती है, हमने क्या करा, उसकी लिस्ट बनाई कि यार इक्विटी कोर्ट सालों से ये काम करती आ रही है। उस लिस्ट को हमने क्या करा, एसआरए 1877 में लिख दिया। एक्चुअल में एसआरए अगर आप प्री में पूछेंगे तो एसआरए हमारा बेस्ड है न्यूयॉर्क सिविल कोड, जो कि 1862 के अंदर ड्राफ्ट किया गया था। उसके बेसिस पे ड्राफ्टिंग की गई एसआरए 1877 की। मतलब इसकी ड्राफ्टिंग कहां से इंस्पायर्ड है? न्यूयॉर्क सिविल कोड से। और इनफैक्ट न्यूयॉर्क सिविल कोड कहां से इंस्पायर्ड है? इक्विटी कोड से। तो अल्टीमेटली एसआरए जो बनाया गया वो किस पे बेस्ड है? वो है इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। सो इक्विटेबल रिलीफ्स दे रखे हैं जो इक्विटी कोर्ट्स करती थी। अब इंडिया के अंदर कोई अलग कोर्ट नहीं है ना, एक सिविल कोर्ट एक इक्विटी कोर्ट ऐसा तो है नहीं, यहां तो एक ही है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को इक्विटी वाली पावर्स भी एसआरए के अंदर इनबिल्ट मिल गई। मतलब अगर मैं सिविल जज हूं इंडिया में, तो मैं जो रेगुलर लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, उसके अंदर भी रिलीफ दे सकता हूं। पर मुझे लगता है यार इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डिनरी रिलीफ मैं क्या करूंगा, एसआरए के अंदर इसको इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट कर दूंगा। तो बस फर्क यह है, इंग्लैंड में 2 अलग अलग जजेस बैठे हैं, एक सिविल लॉ को डील कर रहा है और एक इक्विटेबल रिलीफ को डील कर रहा है। इंडिया के अंदर एक ही जज है, उसके पास पहली प्राइमरी काम तो उसका यही है कि सिविल लॉ के अंदर रिलीफ देना है। पर अगर वो इनसफिशिएंट है, एडिक्वेट नहीं है, तो फिर वही जज एडिक्वेट रिलीफ ग्रांट करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट कर देगा। ठीक है, कहां पे करेगा? जो एसआरए के अंदर रिलीफ्स मेंशन है, जो भी हमने लिस्ट पढ़ी। ठीक है, इन्हीं रिलीफ्स को आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक एक करके सारे कवर करेंगे फटाफट। ओके, सो 1877 के बाद ये एसआरए 1877 बनाया, 9th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1958 के अंदर। 1958 में 9th लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई। उन्होंने सजेस्ट करा ये जो एसआरए 1877 है, इसके अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो कि कोर्ट्स को, इंडियन कोर्ट्स को लिमिट कर रहे हैं उनको अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए।
मतलब अब इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, आप या तो इन्हें हटा दो और इसको बेटर कर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एसआरए डिलीट करो, हटा ही दो। जो सिविल लॉ है ना, नॉर्मल सिविल लॉज, उसी के अंदर एसआरए के जो रिलीज है उनको डिलीट करके उन लॉज में ऐड कर दो। लेजिस्लेचर ने क्या करा, ना तो उन लॉज में ऐड किया, रादर एसआरए 1877 को पूरा रिपील कर दिया, हटा दिया, और नया लॉ लेकर के आए एसआरए 1963। अब आप ये देखोगे एसआरए 1963 के अंदर किसी भी सेक्शन में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन, और यही अगर आप एसआरए 1877 आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको गूगल पे, 1877 डाउनलोड करोगे तो आपको सभी प्रोविजंस में इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, सभी रिलीज में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। तो अब इलस्ट्रेशन हटने से फायदा ये हुआ, अब एज अ जज अगर आप सोचो, अगर आज मेरे पास कोई केस आया, मैंने सपोज रिलीफ देना है, सेक्शन 5 और 6 वाला कोई रिलीफ देना है मुझे, इमोरल प्रॉपर्टी का केस है जहां पे मेरे को पोजेशन ग्रांट करना है, इलस्ट्रेशन नहीं है तो मैं जैसा मर्जी सिचुएशन होगी मैं उस हिसाब से इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट करूंगा या नहीं करूंगा। इलस्ट्रेशन होगी और इलस्ट्रेशन वाले फैक्ट्स जो आज मेरे सामने केस है वो मैच कर गए, तो इलस्ट्रेशन में जो लिखा हुआ है मुझे वही करना पड़ेगा उस बंदे के साथ, उस प्लेंटिफ के साथ। इसीलिए अब इलस्ट्रेशन हटने से मेरी पार और ज्यादा आ गई, और अब मैं अपनी इस इक्विटेबल रिलीफ को, इस पार को और वाइडली यूज कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए ये, क्योंकि इक्विटी तो हमेशा डिस्क्रिशन के साथ चलती है। मुझे लगता है कि इस केस में ऐसा करना चाहिए, ये रिलीफ देना चाहिए तो दूंगा, नहीं देना चाहिए तो नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इक्विटी है ना, मेरे को मुझे लगेगा कि इसके साथ अच्छा करना है तभी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इक्विटी एसआरए सब्सटेंटिव लॉ है, अभी मैंने बताया, बट इसमें प्रोसीजर भी मेंशन्ड है। और इसके अलावा इट इज एन इंक्लूसिव लॉ, प्री का क्वेश्चन, एग्जॉस्टिव लॉ है या इंक्लूसिव लॉ है, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, एसआरए इज एन इंक्लूसिव लॉ, उसमें सारे इक्विटेबल रिलीफ्स नहीं दे रखे, कुछ दे रखे हैं, मतलब वो जो हमने 8 देखे वो रिलीफ्स दे रखे हैं, पर सारे नहीं दे रखे, ठीक है। दूसरी बात, पर अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे जो रिलीफ्स एसआरए में लिखे हुए हैं, ये जो 8 रिलीफ्स, एक्चुअली 7 रिलीफ्स बोलेंगे, जो 7 रिलीफ्स दे रखे हैं एसआरए में, क्या उनके ऊपर एसआरए कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, उनके ऊपर एग्जॉस्टिव है। तो अगर प्री में क्वेश्चन आता है ऑल रिलीफ्स पे क्या एग्जॉस्टिव है, आंसर इज नो। अगर क्वेश्चन आता है कि जो रिलीफ्स मेंशन्ड है उनके ऊपर एग्जॉस्टिव है, आंसर इज यस, ठीक है, ये याद रखना, प्री के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, सेक्शन 3 के अंदर आता है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही सेक्शन 3 खत्म करेंगे। सेक्शन 3 बेसिकली एसआरए में ये कहता है कि जो भी इट इज अ सेविंग क्लॉज, सेविंग क्लॉज मतलब बचा रहा है, किसको बचा रहा है, कह रहा है जो रिलीफ्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं ना। अब आप एसआरए पढ़ो, एसआरए पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन, रिसीजन, कैंसिलेशन, ये सब जब दे रखा है तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रिलीफ है आप वो नहीं क्लेम कर सकते। इसी बात को क्लियर कर रहा है सेक्शन 3, भाई ऐसा नहीं है, आप चाहो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिलीफ मांग लो, और अगर आप चाहो तो इक्विटेबल रिलीफ जो एसआरए में दे रखे वो क्लेम कर लो, दोनों करना चाहो तो दोनों कर लो, बट अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा रिलीफ ग्रांट करना है, क्या ऑर्डिनरी रिलीफ ग्रांट करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, या स्पेशल रिलीफ जो एसआरए में दे रखा है वो ग्रांट करना है, ये कोर्ट की पावर है। सो इस लॉ से, इस लॉ के आने से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो रिलीफ्स हैं उन पे बार नहीं लगी है, वो भी क्लेम किए जा सकते हैं, ये बात सेक्शन 3 में लिखी है। दूसरा कह रहा है कि हमने यहां पे जो लिखा है वो जो रिलीफ्स ग्रांट होंगे एसआरए के अंदर वो तभी होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट की कोई वॉयलेशन नहीं करी हो। ऐसा मत सोचना कि आप, अब सपोजिटली कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एज पर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 17 में लिस्ट रखिए कौन कौन से, 17 ऑफ आरए की बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन एक्ट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। अब आपने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एसआरए में केस फाइल कर दिया, सपोज ए वर्सेस बी एक सूट फाइल कर दिया एसआरए के अंदर, कोई रिलीफ मांग रहे हैं आप, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट को आप यूज करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से कंपलसरी है, पर आपने उसको रजिस्टर नहीं करा रखा, तो अब यहां पर ये डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये सेक्शन, अब 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि लिस्ट, ये लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है अगर आपने वो नहीं डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया
तो आप उसको एविडेंस में यूज नहीं कर सकते। तो जब 49 बार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं एसआरए उसको अलाउ कर देगा। कह रहा भैया जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारा ये इस लॉ से ये पर्पस नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओवरराइड कर जाएं, उनके ऊपर सुपरसीड कर जाएं। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो जो लिखा है उसको वो पार्टीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। पर इसमें वैसे आप सेक्शन 49 पढ़ेंगे ना तो इसमें एक प्रोवाइजो है जो कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं भी है ना 17 में, तो आप एसआरए के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब भी क्लेम कर पाओगे, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कभी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप बेरेक्ट पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है कि एसआरए के अंदर जो रिलीफ आप क्लेम करेंगे ये आप सिविल सूट में क्लेम करेंगे एंड नॉट इन अ मेयर क्रिमिनल लॉ। SRA can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights। कह रहे सिविल राइट जब आप क्लेम कर रहे हैं तब आप SRA के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं एंड नॉट फॉर मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। कह रहे सिर्फ अगर पीनल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ, कह रहे क्रिमिनल लॉ का कोई केस है वहां पे आप अगर आप SRA का रिलीफ क्लेम करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, पर वो प्योर क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। पर बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो रहा है, सिविल लॉ भी। फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस ऑफ डेफामेशन। अब डेफामेशन बीएनएस के अंदर ऑफेंस भी है, प्लस टॉट के अंदर वो टॉट भी आता है, लॉ ऑफ टॉट के अंदर टॉट माना जाता है, सिविल रॉन्ग माना जाता है। अब वो ए ने बी को डिफेम करा, बी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी, वहां पे अगर उसको रिलीफ लेना है एसआरए के अंदर तो नहीं मिलेगा। पर उसी डेफामेशन के लिए बी ने लॉ ऑफ टॉट के अंदर सिविल सूट फाइल करा कॉम्पेंसेशन डैमेजेस के लिए, उस केस में वो एसआरए का रिलीफ क्लेम कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वर्ड यहां पे मेयर लिखा है। कह रहे सिर्फ क्रिमिनल लॉ में जाओगे तो नहीं क्लेम कर सकते, पर अगर क्रिमिनल लॉ के साथ आपने सिविल लॉ को के अंदर भी उस कॉज ऑफ एक्शन को क्लेम किया है तो सिविल वाली केस के अंदर आपको एसआरए के अंदर रिलीफ मिल सकता है। सो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एसआरए सिविल लॉ का पार्ट है, इसलिए सिविल राइट की एनफोर्समेंट के लिए ही आप एसआरए के रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। और कौन कौन से रिलीफ्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है जो मैंने बताया आपको, ये सारे वो रिलीफ्स हैं, इनकी लिस्ट बना लो। अब हम अगले लेक्चर में रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आने वाले संकल्प सीरीज के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट एंड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे से कोई भी डाउट है आप कमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।